सलाम है उन लोगों को जो वापस जा रहे हैं, सलाम है उन लोगों को जो कश्मीर की इकोनॉमी के अंदर उसे वापस खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये पूरा क्रेडिट जो जाता है वो हमारे देश के सिटीजन्स को जाता है, जिन्होंने सरकार की एडवाइस तक के लिए रुका नहीं। नमस्कार, आदाब। मैं हूं आबिद नकवी। आज हमारे साथ एक मेहमान हैं महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के स्पोक्स पर्सन नदीम नुसरत साहब, जो काफ़ी पुराने कांग्रेसी हैं और इतने ही नहीं, बड़े ही वेल क्वालिफाइड हैं। तो इस वजह से वो न सिर्फ यहाँ देश के बारे में, देश की सियासत के बारे में बहुत खूब ठीक से समझते हैं, बल्कि इंटरनेशनल सियासत पर भी इनकी अच्छी एक नज़र रही है। आजकल हालात जिस तरह से हैं महाराष्ट्र में कांग्रेस के, तो वो बात किसी से छुपी नहीं है। आइए, स्टूडियो में हमारे साथ नदीम साहब हैं। हम पूछते हैं, नदीम साहब, अभी जिस तरह से कश्मीर का हुआ, वहाँ अपने जो है टूरिस्टों को जिस तरह बेदर्दी से मारा गया, आपका क्या कहना है? ये कौन जिम्मेदार है और क्या करना चाहिए उसके? इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान इसके ऊपर पूरा जिम्मेदार है और ये एक सोची समझी एक टेररिस्ट एक्टिविटी रही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और अब भारत सरकार क्या रुख अपनाती है और इसके ऊपर क्या आगे कार्रवाई करती है, वो अब वक्त ही बताएगा। लेकिन राहुल जी ने एक डिमांड रखी है कि पार्लियामेंट को जल्दी से जल्दी बुलाया जाए, ताकि इसके ऊपर एक विचार विमर्श हो सके, डिबेट हो सके, डिस्कशंस हो सके, और एक तरह से एक जो काउंटर मेजर जो हमें लेना है वो देश ले सके। सरकार के साथ में देश भी खड़ा है इस वक्त, और देखते हैं ये पार्लियामेंट का सदर बुलाते हैं या नहीं बुलाते हैं। अगर बुलाते हैं तो अच्छा है, एक मौका मिलेगा सब सांसदों को अपनी राय रखने के लिए। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है, सभी एक ही मत से बोलेंगे कि हमें करना है तो एक कड़ी कार्रवाई करनी है। फिर भी कांग्रेस क्या चाहेगी? किस तरह से जो वहाँ से जो एक्शन है उन लोगों तो लिया कि सिंध रिवर के जो है पानी बंद कर देना, या दूसरे जो है कुछ स्टाफ यहाँ जो ये एम्बेसी में है उनके कम कर देना, जो यहाँ पर टिके हुए लोग हैं उनको वापस कर देना, जो पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं। तो आप क्या मतलब कांग्रेस क्या चाहती, किस तरह का एक्शन जो है लेना चाहिए? जैसे कांग्रेस क्या चाहेगी और कांग्रेस क्या सरकार को सुझाव देगी, ये तो हम बोल सकते हैं जब एक सदर बुलाया जाएगा, पार्लियामेंट शुरू होगी और फिर बात करने की मौका मिलेगा। ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर प्रधानमंत्री खुद तो मौजूद नहीं थे, खुद बिहार चले गए थे एक इलेक्शन कैंपेन करने के लिए, तो वहाँ पर हम जो रखना चाहते थे सुझाव वो भी नहीं रख पाए, या प्रधानमंत्री किस तरह से वो सुझाव लेते हैं ये भी हमें मालूम नहीं है। तो लेकिन बहरहाल आज तक हमने ये देखा है कि जो मेजर्स जो लिए हैं, जैसे कि इंडस वाटर के ऊपर जो पहल की है भारत सरकार ने, तो शंकराचार्य ने तो बड़े तफसील से, बड़े डिटेल में बता दिया है कि इसका क्या मतलब होता है। उसके अंदर तो हम जाना भी नहीं चाहेंगे। लेकिन हाँ, एक बात तो है कि आपने वाघा बॉर्डर से ट्रेडिंग बंद कर दी है, लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि आप देश भर के कोई भी पोर्ट से, सी पोर्ट हो या एयरपोर्ट हो, पूरे देश भर से बंद कर दीजिएगा। क्यों ख़ास तौर से वाघा बॉर्डर पे टारगेट करना क्या मतलब है? तो अब जो वाघा बॉर्डर से ट्रेडिंग करते थे वो आ जाएंगे कोई सी पोर्ट पे, गुजरात चले जाएंगे, गुजरात से सी पोर्ट से ट्रेडिंग होगा। हम तो चाहते हैं कि हर सी पोर्ट, और ये हम ही नहीं बल्कि विपक्ष के दूसरे जो दल है, जैसे अकाली दल है, उन्होंने भी ये डिमांड की है। तो ये कोई गलत डिमांड तो है नहीं, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रहा है कि सरकार इन बातों के ऊपर रिएक्शन देती नहीं है, बात करना चाहती नहीं है। हम तो चाहते हैं कि राहुल गांधी ने जो डिमांड की है कि पार्लियामेंट को कन्वीन किया जाए एक इमरजेंसी सेशन द्वारा इस बात पे बात करने के लिए, इस मौजू पे बात करने के लिए, वो एक वाजिब डिमांड है और इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए भारत सरकार को। प्रधानमंत्री एक्सेप्ट कर लेते तो अच्छा है। जिस तरह से टेररिस्टों ने नाम पूछ के, मज़हब पूछ के, और जिस तरह से ये सब मीडिया में आ रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ जो है मुल्क में अपने जो है यहाँ पे अंदरूनी यहाँ पे जो सोशल ताना बाना है उसके ऊपर असर पड़ रहा है। उसको किस तरह से आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये फ्लैग, पाकिस्तानी फ्लैग को लेके जिस तरह से
लोग जो है प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं, उनको जलाना है, ये करना है, तो उसमें कुछ लोग जो है एतराज़ भी करते हुए दिख रहे हैं। तो कैसे इसको जो है, इन सब चीज़ों को कैसे अपना मुल्क जो है यूनाइट रखा जाए, और ख़ासतौर सामाजिक ताने बाने को किस तरह से? देखिए, कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी प्लान ही इसीलिए की जाती है कि सोशल स्ट्रक्चर बिगड़ जाए कंट्री का, जहाँ पर वो टेररिस्ट एक्टिविटी की गई है। ये टेररिस्ट का मकसद ही यही होता है। और हमने देखा है कि कभी भी कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी भी होती है तो ये होता ही है। आपने देखा है, राइट हो या टेररिस्ट एक्टिविटी हो, इनका मेन मकसद ही ये होता है कि जो सोशल यूनिटी जो रहती है देश के अंदर, उसको टारगेट किया जाए। और उसको टारगेट करने के बाद तो देश बाकायदा बहुत कमज़ोर हो ही जाता है, भले वो 1 हफ़्ते हो, 10 दिन हो, 15 दिन हो या महीना हो। लेकिन हमारा देश उतना सक्षम है, हमें उसकी काबिलियत पर पूरा पुख्ता यकीन है कि ये उभरेगा, इस सेटबैक से उभरेगा। और जिस तरह से मैंने देखा है कि अब भी टूरिस्ट जो हैं देश भर से वापस कश्मीर जाने का मन बना रहे हैं, तो इसमें हमें इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश उभर चुका है। नहीं, बल्कि कुछ लोग गए भी हैं। बिल्कुल, काफ़ी लोग बाद में गए। बिल्कुल, मतलब मीडिया ने उसको भी कवर किया। बिल्कुल, और ये अच्छी बात गए, बल्कि पूछा कि मतलब आपको ऐसा डर नहीं लगा? मुझे तो लगता है कि सरकार से ज़्यादा पुख्ता जवाब तो यहाँ की आवाम ने दिया है। जिस तरह से उन्होंने कॉन्फिडेंस बताया है कश्मीरी लोगों के प्रति, कश्मीर की सरकार के प्रति, तो मुझे तो लगता है कि सरकार से पहले तो यहाँ के लोगों ने एक अच्छा जवाब दिया है, अच्छी मिसाल कायम की है। और मैं समझता हूँ कि ये अपने आप में एक बड़ी तारीखी मिसाल है। सलाम है उन लोगों को जो वापस जा रहे हैं, सलाम है उन लोगों को जो कश्मीर की इकॉनमी के अंदर उसे वापस खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये पूरा क्रेडिट जो जाता है वो हमारे देश के सिटीजन्स को जाता है, जिन्होंने सरकार की एडवाइस तक के लिए रुका नहीं, खुद इनिशिएटिव लिया उन्होंने, निकल पड़े। और ये इससे बेहतरीन जवाब तो आपको कहीं मिलेगा नहीं। और ये अलग बात है कि जो रोल गोदी मीडिया को करना चाहिए था, ये एक बहुत अच्छा मौका था गोदी मीडिया के लिए, उनको एक अपना कोर्स करेक्शन करने के लिए, वो चूक गए। ये एक बहुत बढ़िया मौका था। और यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि सिटीजन्स जो हैं, जो उधर के टूरिस्ट हैं, जिनको टारगेट किया गया था, वो जब आ रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर और कह रहे हैं कि हमें गोदी मीडिया हमें फोर्स कर रही थी नेगेटिव बात करने के लिए, तो मैं तो समझता हूँ कि ये हमारे लिए एक चिंता का विषय है कि गोदी मीडिया ने जब एक देश के हित में होकर के खड़े होने का मौका था, उन्होंने गंवा दिया। तो ये एक बहुत बड़ा चिंतन का विषय है। और मैं समझता हूँ आते दिनों के अंदर, आते महीनों में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री भी इसके ऊपर इसका संज्ञान लेगी। लेकिन वो लोग जो बाद में जा रहे हैं इस घटना के बाद यहाँ से, तो जाहिर है कि एक तो बड़े दिल गुर्दे वाले हैं, बड़े मजबूत हैं, दूसरे कहीं ना कहीं देश के और समाज को एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश आवाम के लोग कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं तो इसीलिए कहा मैंने कि इन लोगों को सब सलाम है। तो साहब, इन सब से हट के आपकी महाराष्ट्र प्रदेश में कांग्रेस की जो हाल है, अभी हालात ख़ासतौर से पार्लियामेंट में, तो बड़ा पार्लियामेंट के जो इलेक्शंस हुए, रिज़ल्ट आए, उसमें तो बड़ा हौसले सबके बुलंद थे। असेंबली के आए तो फिर ऐसा लगा कि पार्टी जो बिल्कुल नहीं के बराबर, और वो अगर नंबर से गिना जाए तो पता चला कि चौथे 5वें नंबर पे चली गई। देखिए, इसमें सबसे बड़ा रोल तो अभी भी क्लियर नहीं हुआ है इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन का जो रोल रहा है असेंबली के अंदर, वो संदेह के दायरे में आ ही जाता है। आज तक 2 महीने हो चुके हैं गालिबन, आज तक 2 महीने बाद भी इलेक्शन कमीशन ने राहुल जी के जो एलिगेशंस थे उनको दूर करते हुए कुछ नहीं कहा है। उन्होंने लिखित में कुछ जवाब नहीं दिया है। तो हम तो बिल्कुल ये मानने को तैयार ही नहीं है कि ये जो इलेक्शन था, स्टेट असेंबली का इलेक्शन जो था और इसके जो रिज़ल्ट थे, वो लोगों के मत को दर्शाता है, लोगों के वोटिंग को दर्शाता है।
नहीं, हमें लगता है ये एक ऑर्केस्ट्रेटेड मैकेनाइज्ड इलेक्शन था जो बीजेपी के फेवर में गया है इलेक्शन कमीशन द्वारा। तो आपको नहीं लगता कि लहर बीच में जिस तरह से महिलाओं को जो लाडली बहना योजना जो चलाई गई उन सब का असर जैसे उन लोगों ने एक्सेप्ट किया कि बिल्कुल नहीं, रूलिंग पार्टी ने किया, हमें बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको अगर याद होगा जब ये लाडली बहना इम्प्लीमेंट किया जा रहा था तब भी इसके ऊपर से प्रश्न उठ रहे थे कि फाइनेंस कैसे होगा ये सब। इलेक्शन तक उन्होंने 3 बार इसके लिस्ट 2-3 बार तो इन्होंने इसका लिस्ट रिवाइज़ किया था, तो लोगों में तो ये डाउट था ही था कि ये एक इलेक्शन स्टंट है। तो महिला भी जानती है जैसे दूसरे और इलेक्टोरल सेगमेंट जानता है कि कब हमें रुझाने की कोशिश की जा रही है, वो सब जानते हैं। तो मैं नहीं मानने को तैयार हूँ कि इस तरह का वन साइडेड पोलिंग हो सकता है, और इसीलिए इलेक्शन कमीशन आज तक जो राहुल गांधी ने जो प्रश्न इनसे पूछे थे, बाकायदा हमारी कांग्रेस की टीम से ने जो उनको प्रश्न दिया था लिखित के अंदर, उसका जवाब आज तक नहीं आया है। तो अभी भी ठीक से मतलब कांग्रेस हार को मानने के लिए तैयार नहीं है महाराष्ट्र में? भाई नहीं, हम तो कभी मानने को तैयार ही नहीं थे, क्योंकि इसीलिए तो हमने फिर लोगों के सामने हमने सार्वजनिक तरीके से हमने इलेक्शन कमीशन को अपना मेमोरेंडम दिया। हमने सोचा करके इलेक्शन कमीशन इसको संज्ञान में लेकर के हमें जवाब देगा, लेकिन जब वो जवाब नहीं आ रहा था और जब हमारा ही मजाक उड़ाया जा रहा था कि हम खामखा इसको उछाल रहे हैं और हम हमारी डिफीट को लेने को तैयार नहीं है, तब हमने जाकर के पब्लिकली मेमोरेंडम दिया और पब्लिकली हमने पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे हमने जाकर के ये सवाल पूछे। और आज तो लोगों के सामने ही है कि हाँ, इलेक्शन कमीशन ने हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया, और चूँकि जवाब नहीं दिया है तो हम कैसे मानने को तैयार हो जाएंगे कि भैया ये इलेक्शन रिजल्ट लोगों का विल ऑफ द पीपल है। तो अभी कारपोरेशन में क्या उम्मीद कर रहे हैं कि अलायंस उसी तरह से होगा जिस तरह असेंबली में था? बिल्कुल, अलायंस आज भी एकदम पुख्ता मजबूत है। अभी हमने 2-3 दिन पहले ही ऑल इंडिया अलायंस का मुंबई के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, फिर दूसरे दिन हमने कलेक्टर के सामने प्रदर्शन भी किया था। तो हमारा एक यूनाइटेड फ्रंट है, हमारी अलायंस अभी भी मजबूत है, और हम यही आग्रह करेंगे इलेक्शन कमीशन से कि आप बैलेट पेपर से इलेक्शन करवाइए कॉरपोरेशन का। अगर आप जवाब नहीं दे पाते हैं तो वही सिलसिला मत रखिए कॉरपोरेशन के लिए। तो ईवीएम तो लाने वाले कांग्रेस ही थी और 2 इलेक्शन जीत भी चुकी पार्लियामेंट का सरकार, लेकिन जो मैनिपुलेशन हो रहा है वो उस कांग्रेस के टाइम पे कोई मैनिपुलेशन कोई सवाल ही नहीं उठाता था, उसकी ऑथेंटिसिटी को लेकर के, उसकी क्रेडिबिलिटी को लेकर के। ऑथेंटिसिटी और क्रेडिबिलिटी के ऊपर जो क्वेश्चन मार्क किया जा रहा है वो अब हो रहा है। जब बैलेट पेपर के टाइम पे भी धांधली होती थी, लेकिन दिखने में आता था और इलेक्शन रद्द किया जाता था। हरियाणा उसका मिसाल है एक ज़माने में देवीलाल के टाइम पे। तो हम तो यही चाहते हैं ना कि चूंकि इसमें धांधली हो रही है, क्योंकि ये धांधली छुपी जा सकती है, इसीलिए हम कहते हैं कि भैया आप ईवीएम को रद्द करिए, बैलेट पेपर ले आइए। दूसरे असेंबली में जिस तरह से सीटों का अरेंजमेंट किया गया, सीट शेयरिंग की गई, उससे तो बड़ी मैंने देखा कि कांग्रेस के कई लोग, यहाँ मुंबई की बात की जाए, काफ़ी नाराज़गी देखी गई। ऐसे में अगर कारपोरेशन में भी अलायंस हो गया तो किस तरह से सीट शेयरिंग होगी, कौन से हिस्से में जाएगी? ये नहीं लगता कि इसकी वजह से आपस में डिफरेंसेस खुल के सामने और ज़्यादा आएंगे? देखिए, हर अलायंस में ये मसला तो होता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमने जो सीखा है मुंबई के या महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शंस के टाइम पर, वो हम इसके ऊपर पूरा मद्देनज़र रखते हुए हम करेक्टिव मेजर्स लेंगे। लेकिन जिस तरह से बीएमसी के अंदर जो करप्शन है, जिस तरह से बीएमसी ने एक करप्शन का तांडव मचा के रखा है मुंबई में, रस्तों की मरम्मत देख करके, हर रास्ता यहाँ पर खुदाई हो रही है,
आप देख रहे हो मुंबई शहर के अंदर हर दूसरे दिन आग लग रही है बड़ी बड़ी इमारतों में और जाने जा रही है। तो एक जो जिस तरह फिर एक जैन मंदिर को डिमोलिश किया जा रहा है वेलेपाले में। तो आप देखिए जिस तरह से बीएमसी एक कटघरे में जाकर के खड़ी हो गई है और लोगों का कॉन्फिडेंस एकदम ज़ीरो से भी नीचे हो गया है बीएमसी के प्रति। तो ये तो साफ दर्शाता है कि जो बीजेपी बैकडोर से जो बीएमसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी और कर रही थी, वो लोगों को रुझा नहीं रहा है, लोग खुश नहीं हैं। जिस तरह से रास्तों की खुदाई हो रही है, ऐसा कोई रास्ता बचा नहीं है मुंबई शहर के अंदर जहाँ पर जो रास्ता खुदा नहीं होगा। आप एक रास्ते से निकलते तो दूसरा रास्ता खुदाई का शिकार है। तो क्या लगता है कल उन्होंने बीएसटी का फेयर्स बढ़ा दिए, डबल कर दिया उन्होंने। आम आदमी तो वैसे ही परेशान था, आपने उसको और परेशान कर दिया। अब पहले तो प्रधानमंत्री ने कहा कि आप पकौड़ा बना करके आप अपना गुजारा करिए। अब मुझे लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट बोले कि आप वड़े बना करके अपना गुजारा करिए। आज ग्रेजुएट हो गया, डबल ग्रेजुएट हो गया, मास्टर्स का डिग्री हो गया आपके पास में, आप इंजीनियर हो गए, आपको समोसा और वड़ा अगर तलना पड़ेगा तो फिर और दूसरी तरफ आप इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मुंबई का उसको ख़त्म करने पर तुले हुए। इंफ्रास्ट्रक्चर तो पहले से बहुत ही बेहतर हुआ है, बल्कि ये भी अपने आप में जो है वोट के लिए नहीं, आपने अगर सोचा होगा कि कोस्टल रोड को देख करके हम इसको करेंगे, वो तो आप बरसात आने दीजिए, आप जून जुलाई देखिए आप कोस्टल रोड कैसे भर जाएगा पानी से। आपने तो पहले ही देखा था जब बना था वो। मुंबई में अगर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है वो अगर यहाँ के मानसून को बर्दाश्त कर ले तो समझो वो आला किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर है। और वो जो कांग्रेस रजीम के अंदर कांग्रेस सरकार ने जब बनाया था वर्ली सी लिंक, वो रुक गया। वो आज भी बेहतरीन मिसाल है इंजीनियरिंग का। तो क्या लगता है बीएमसी इलेक्शंस को आप लोग क्या उम्मीद लगा रहे हैं? क्या लगता है कि नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुंबई का जो आम आदमी है, जो मुंबईकर है, वो परेशान हो चुका है बीएमसी को लेकर के। वो परेशान हो चुका है जिस तरह से बीजेपी के मंत्री ने अपनी ऑफिस बना ली है बीएमसी हेडक्वार्टर में और वहाँ से वो कंट्रोल करता है। लोग परेशान हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी जो इंडिया अलायंस है, कांग्रेस पार्टी है, ये चुन कर आएगी और इनका हमारा महापौर होगा। तो आपका महापौर बनने जा रहा है? बिल्कुल। नदीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में आए। तो ये थे नदीम नुसरत साहब। इसी तरह से किसी और मेहमान के साथ आपको अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।